में सबसे पहले किसके नाम किसका जिक्र आएगा? राजा का है, ठीक है। यानी कि प्रमुख कौन होगा? राजा होगा। राजा के पास सारे अधिकार होंगे, चाहे वो न्यायाधीश हो, वो भी न्यायाधीश का काम राजा ही करेगा। प्रशासनिक व्यवस्था हो, व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या कोई अन्य व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं किसके पास रहती हैं? राजा के पास। यानी कि राजा के ही फैसले सर्वमान्य होते हैं। इसके अलावा राजा के पास भूमि होती है। जो भूमि है मुख्य रूप से उस भूमि पे किसका अधिकार होगा? राजा का अधिकार हो जाता है। और राजा भूमि को 3 प्रकार से दे सकता है, किसी को दान कर सकता है। कौन कौन सी प्रकार? एक गूढ़ भूमि है, गूढ़ भूमि, संकल्प भूमि है, संकल्प, और एक रौत भूमि है, ठीक है, रौत। तो 3 प्रकार से भूमि राजा किसी अन्य को दे सकता है। राजा के साथ साथ राजा का बेटा यानी कि राजा प्लस युवराज, ये 2 भूमि दान दे देंगे, ठीक है ना। एक तो राजा देगा और राजा के साथ उसका जो बेटा है युवराज, वो उसके भी चंदों में ऐसे जिक्र आए हैं कि राजा के साथ साथ राजा के बेटे ने भूमि दान की है। किस रूप में? गूढ़ के रूप में, संकल्प के रूप में या रौत के रूप में। अब ये गूढ़ भूमि है, ये पहले भी हमने इसको देखा कि ये भूमि किसको दी जाती है? जो पुजारियों को दी जाने वाली भूमि है। जैसे कि आपने बाज बहादुर चंद के समय देखा होगा कि बाज बहादुर चंद ने क्या किया, कैलाश मानसरोवर यात्रियों को भूमि दान दे दी थी, पुजारियों को गूढ़ भूमि। और उसका काम क्या है कि वहां पे वस्त्र उपलब्ध कराना, रहने की व्यवस्था करना, धर्मशाला टाइप का, ठीक है ना। तो गूढ़ भूमि पुजारियों को दी जाने वाली भूमि थी। पुजारी, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, को दी जाने वाली भूमि, ठीक है। दूसरी भूमि हमारे पे कौन सी है? संकल्प भूमि है, ठीक है। संकल्प, संकल्प भूमि किसको मिलती है? ये मिलती है विद्वान ब्राह्मणों को। जो विद्वान ब्राह्मण है, राजा के दरबार में ब्राह्मणों का विशेष स्थान होता था। सारे जो पूजा पाठ का काम राजा ही, वो ब्राह्मण ही करेंगे और उनको राजा क्या कर देगा? भूमि दान कर देगा। विद्वान ब्राह्मण जो होंगे उनको भूमि दान की जाती थी। अब ऐसा आगे चल के भी आप देखेंगे, गोरखों में भी ऐसा कुछ होता है और पवारों में भी, कि ब्राह्मणों को भूमि दान दे दी गई और फिर ब्राह्मणों ने क्या किया कि उसी भूमि को पे खेती करना शुरू कर दिया। खेती करने के बाद उन पे गोरखों ने तो एक कर लगा दिया था। उस कर का नाम था कुशई नामक कर। कुशई कर कौन लगाएगा? ब्राह्मण लगा देते थे। किस पे? ब्राह्मणों पे लगा देते थे, ठीक है। और तीसरी भूमि हमारे पे कौन सी है? रौत भूमि। ये बहादुरी के लिए दी जाती है, बहादुरी, ठीक है। तो जो सैनिक सेना में बहादुरी दिखाएंगे उनको कौन सी भूमि दी जाएगी? रौत भूमि दी जाती है उनको, ठीक है। अब इसके अलावा ऐसे कौन से राजा, मतलब ऐसे कौन से युवराज थे जिन्होंने पिता के रहते हुए भी ये भूमियां दान कर दी? उनका नाम आएगा पर्वतचंद। जो युवराज है, पर्वतचंद, रत्नचंद और तिरमलचंद, इसी का भाई है तिरमलचंद, ठीक है। तो इन तीनों राजाओं का जिक्र आता है कि जिन्होंने पिता के रहते हुए रौत के रूप में या इन तीनों रूपों में भूमि दान कर दी है। इन लोगों को, जो ये बहादुर हैं या सेना में बहादुरी दिखाते हैं, इनको भूमि दान दिए जाने का उल्लेख भी आ चुका है पिता के होते हुए, ठीक है। अब जब कभी युद्ध होता है चंदों में, या ये युद्ध के लिए जाएंगे, तो युद्ध करते समय कौन कौन से प्रमुख होंगे? राजा होगा, राजा तो जाएगा युद्ध करने। राजा के बाद राजा का बेटा युवराज भी है, ये भी युद्ध में शामिल है। बख्शी होता था, बख्शी मतलब जो सेनापति होता है, तो बख्शी को सेनापति भी बोलते हैं, सेनापति। इसके अलावा वैद होते थे, तो राजवैद या वैद कर लो, राजवैद, यानी कि जो युद्ध में घायल होगा तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, राजवैद भी होंगे ना। इसके अलावा गुप्तचर जाएंगे, गुप्तचर ये जासूसी का काम करते थे। और गुप्तचर में एक नाम हमने बताया था आपको, वीरेश्वर जोशी का, ठीक है, वीरेश्वर जोशी या वीरेश्वर जोशी, हाँ, वीरेश्वर जोशी। वीरेश्वर जोशी ने किसकी जासूसी की थी, किस युद्ध की थी? तो क्या आंसर आएगा? फतेह शाह के खिलाफ जो युद्ध हुआ था, बदानगढ़ का युद्ध। और किसने किया था इस युद्ध को? ज्ञानचंद द्वितीय ने किया था। तो वीरेश्वर जोशी वैदकंडी ने बदानगढ़ के युद्ध में ज्ञानचंद के लिए जासूसी का काम किया था, बदानगढ़ के युद्ध की जासूसी की थी। तो ये गुप्तचर था इस समय, और वैद था, ये राजवैद था, राजवैद था। गुप्तचर का काम इसने किया था, तो गुप्तचर भी होते थे। अब ये पता कैसे चला? तो जगत चंद का एक ताम्रपत्र था, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है कि ये जो है इसने जासूसी की थी जगत चंद की, क्योंकि जगत चंद कौन है? ज्ञानचंद का बेटा है।
ठीक है ना। तो जगत चंद के ताम्रपत्रों से इसके बारे में पता चलता है कि इसने यहाँ पे क्या कर रहा है, जासूसी की है इस युद्ध के लिए, ठीक है। अब जासूसी से जैसे अब ये युद्ध का क्या है, यानी कि राजा की अगर मृत्यु हो जाती है तो युवराज के पास सत्ता आ जाती है कि युवराज संभालेगा अब युद्ध को। उसके बाद बत्सी जो सेनापति है उसके पास वो पावर आ जाएगी, वो देखेगा। सेनापति भी हार गया तो अब समझो सेना पूरी की पूरी दूसरे के कब्जे में आ गई, ठीक है। अन्य ये पद है ये भी कभी कभी संभाल लेते हैं या प्रजा को देख लेते हैं, प्रजा मतलब सेना को कंट्रोल करने का काम इनके हिसाब से होगा। राजा के बाद युवराज होगा, फिर सेनापति होगा, राजवैद होंगे, गुप्तचर होंगे, ये इनके प्रमुख पद होते थे जो सेना में शामिल होते थे या जब युद्ध होता था उस समय ये जाते थे, ठीक है। इसके अलावा जो ये भारती चंद है या भारती चंद का बेटा है, युद्ध करते समय राजा और जो राजा का बेटा है दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई ऐसे युद्ध भी हुए हैं जब बाप बेटे दोनों ने युद्ध लड़े हैं। एग्जाम्पल किसका था, भारती चंद का। यानी कि भारती चंद के समय उसका जो बेटा है, बेटे का नाम क्या है, रतनचंद। तो रतनचंद ने कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में मतलब जीत लिया था, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र जीते थे, तो सौर जीता था, सिरा जीता था, जुमला जीता था, जुमला, बाजांग जीता था, थल और महरा, ठीक है, महरा या थल, ये क्षेत्र प्रमुख रूप से किसने जीत लिए थे, रतनचंद ने अपने पिता के साथ मिलकर जीत लिए थे, ठीक है। तब बाद में इन्होंने यहाँ बसेड़ा लोगों को भी बसाया था, ये आपको पता ही है, हाँ, बसेड़ाओं को बसाया था। अब ये क्षेत्र जीते थे, यानी कि युवराज पिता और पुत्र दोनों ने मिलकर युद्ध भी कर किए हैं, इसका उल्लेख भी हमें चंदों से मिला हुआ है। इसके अलावा चंद राजाओं के समय मेहरा फर्त्याल उनके परामर्शदाता होते, जो तो परामर्शदाता है, परामर्शदाता, तो परामर्शदाता कौन होंगे, मेहरा और फर्त्याल होंगे, मेहरा और फर्त्याल, ठीक है। मेहरा फर्त्याल की कहानी आपने ऑलरेडी सुन ली है, हाँ, जो मेहरा सेनापति और मंत्री वगैरह थे, तो मेहरा मंत्री होंगे और फर्त्याल क्या होंगे, सेनापति होंगे, ठीक है। इसको भी हमने जाना पहले भी। तो ये परामर्शदाता होते थे। इसके साथ ब्राह्मण व अब्राह्मण, जिन्हें ताम्रपत्रों में पौणी 15 विश्वा कहते हैं, यानी कि परामर्शदाताओं के इनके साथ ब्राह्मण लोग होते थे, ब्राह्मण और अब्राह्मण होते थे, ठीक है, अब्राह्मण। तो अब्राह्मण उनको बोलते हैं जिनको पौणी 15 विश्वा बोला गया है। तो पौड़ी 15 विश्वा कौन से होंगे, हाँ, 15 विश्वा, ये शब्द पहले भी आ चुका है। किस राजा के समय इसका जिक्र हुआ है, पौड़ी 15 विश्वा का, वो कौन सा राजा है, जब पौड़ी रुद्रचंद के टाइम पे आया है इसका नाम, ठीक है। तो अब ब्राह्मण मैंने बोला, इसका मतलब इसके अंदर कर कौन कौन से हैं, तो धोबी लोग होते थे, धोबी, करायत, धोबी होता था, करायत होता था, कौमा टमोटा होते थे, टमोटा, और देव होते थे, देव, ठीक है। तो ये चार मुख्य रूप से जो है वो पौड़ी 15 विश्वा के अंतर्गत आते थे, ठीक है। ये जातियां हैं, निम्न जातियां या सामान्य जनता इनको बोल सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य पद थे वो रुद्रचंद में हमने इसको देखा था, ठीक है। तो देव, करायत, धोबी और टमोटा आदि ताम्रपत्रों में इन्हें पौड़ी 15 विश्वा कहा गया है, और ये अब ब्राह्मण कहलाएंगे, यानी कि ब्राह्मण नहीं थे ये, अब ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। अब इनके दीवान कौन होते थे, चंदों के दीवान प्रायः जोशी हुआ करते थे, जोशी। तो ऐसे कुछ जोशियों के नाम, हमें 3 जोशियों के नाम प्रमुख रूप से मिले, जैसे कि सिद्धत जोशी, हाँ, ठीक है, जोशी किसके समय था ये दीवान, सिद्धत जोशी को किसने दीवान बनाया, दीपचंद का था। और कोई बताओ इसका आंसर क्या होगा, कल्याण चंद चतुर्थ जब आया था ना, उसने इसको अपना दीवान बनाया था, और कहाँ का, काशीपुर का, काशीपुर का। अब ये दीपचंद जो आप बोल रहे हैं उसका है, तो ये संरक्षक था ही, है ना, लेकिन दीवान काशीपुर का था, किसने बनाया, सिद्धत जोशी ने। तो दीवान जोशी था, सिद्धत जोशी था, इसका बेटा जय कृष्ण भी था, और एक हर्षदेव जोशी था, ठीक है, हर्षदेव। तो ये जो है बाद में दीवान बनते हैं, ठीक है, जय कृष्ण और ये संभवतः, ठीक है। तो थे ना, ये तो आपने पढ़े ही हैं पहले भी, ये होते थे। चंद काल में समूचा प्रशासन, अब देखो इसको थोड़ा हो गया, ये नोट कर दिया आपने, ठीक है। आगे देखते हैं, जो प्रशासन है वो कितने भागों में बांटा है, तो उसको देखते हैं।
चंद काल में जो प्रशासन है वो दो मंडलों में बटा हुआ था। प्रशासन प्रशासन कितने मंडलों में, प्रशासन जो है वो मंडलों में बटा है, मंडल। और मंडल कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से मंडल, एक सामंत के अधीन होगा और एक राज्य राजा के अधीन होगा। ठीक है, राजा के अधीन और दूसरा है सामंत के अधीन, अधीन। ओके, मंडल राजा के अधीन होंगे, एक सामंत, यानी कि राजा जहां राज कर रहा है उसके अधीन तो होगा ही, उसके अधीन तो मंडल होंगे ही। और दूसरा प्रशासन सामंत के अधीन, जैसे सामंत कौन थे, सामंत का एग्जाम्पल जैसे आपने, हाँ एग्जाम्पल के लिए बसेड़ा लोग हो गए। जैसे सामंत का एग्जाम्पल क्या हो गया, बसेड़ा होगा, बसेड़ा। तो ये बसेड़ा कहाँ बसे थे, सिरा में बसे थे। सिरा में रतनचंद भारती चंद ने जब जीता था तो वह बसेड़ा को बसा दिया था। और इसका एग्जाम्पल सिरा वाला था, बसेड़ा, जैसे कि डुंगरा बसेड़ा, डुंगरा बसेड़ा। ठीक है, या डुंगरा के बाद मदन सिंह था, मदन सिंह बसेड़ा। और इसके बाद राय सिंह। ये कुछ बसेड़ा थे जो सिरा वाले क्षेत्र में राज करते थे। 1539 तक इन्होंने यहाँ पे अपना अधिकार जमाए रखा था। ठीक है, 1452 से लेके 1500। तो सामंत के अधीन ये लोग थे। इसके अलावा कुछ अन्य सामंतों के नाम भी हमें मिलते हैं, जैसे कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद का मड़कोटी का सामंत पृथ्वी चंद था। ठीक है, एक कैरेक्टर है कल्याण चंद, कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद, ध्यान रखिएगा, बालो कल्याण चंद। तो इसके समय मड़कोटी का सामंत, मड़कोटी का सामंत, मड़कोटी का सामंत कौन है, पृथ्वी चंद है, पृथ्वी चंद। हाँ पृथ्वी चंद, हमारा वाला नहीं है ये अलग है कोई। हाँ, पृथ्वी चंद सामंत था। भारती चंद का सामंत विदेयम था, एक विदेयम नामक व्यक्ति भारती चंद का सामंत होगा, विधेयम। ठीक है, इसका जिक्र भी आया है, भारती चंद का सामंत है ये। इसके अलावा रतनचंद ने तो आप बसेड़ा को बसाया था, वो हमने यहाँ पे बता दिया कि रतनचंद के समय भी इस क्षेत्रों पे कुछ बसेड़ा नियुक्त हुए थे। अब सामंतों के लिए एक नाम दिया गया है, सामंतों को ठक्कर भी कहा गया है, ठक्कर। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया है कि ठक्कर किसे कहा गया है निम्न में से, तो आंसर क्या होगा, सामंतों को ठक्कर कहते थे। अब जो मंडल है, ठक्कर, मंडलों को देश में बांटा हुआ था। मंडल किस में विभक्त थे, देश में बटे। और देश भी दो प्रकार के होते थे, कौन कौन से, हाँ एक था मल्ला देश और दूसरा है तल्ला देश। ठीक है, मल्ला यानी कि ऊपरी हिस्सा और तल्ला यानी कि निचला हिस्सा। ठीक है, तो जहां सेना, जहां ये लोग रहते थे, तल्ला मल्ला उनको बोला जाता था। ऊपरी हिस्से में मल्ला बोलेंगे, निचला हिस्सा तल्ला कहलाएगा। ठीक है, देश। इसके बाद शासन की अगली इकाई परगना होती थी, यानी कि इसके नीचे परगना होते थे। और परगना भी दो प्रकार के होते थे, यानी कि दो अलग अलग के अधीन होंगे परगना। एक होगा नगर अधिकारी के अधीन और एक होगा सैनिक अधिकारी के अधीन, नागरिक अधिकारी के अधीन। एक जो परगना है जो नागरिक अधिकारी के अधीन होगा, के अधीन, और दूसरा हो रहा सैनिक अधिकारी के अधीन, सैनिक। ठीक है, परगने दो भागों में बटे हुए हैं, एक नागरिक के अधीन है, नागरिक अधिकारी जो यहाँ पे है उसको अधीन होगा, और दूसरा किसके, सेना के अधीन होगा। ठीक है, परगने, इनके अलग अलग नाम भी थे। जो नागरिक अधिकारी के अधीन है उसको बोला जाता था प्रमुख सिकदार, इसका नाम सिकदार होगा, सिकदार। एक सिकदार का नाम भी आया था शत्रुघ्न भंडारी, मैंने बताया था आपको कि ज्ञानचंद के टाइम पे आपने देखा होगा सिकदार, हाँ शत्रुघ्न भंडारी था सिकदार। और जो सैनिक अधिकारी के अधीन होगा उसका प्रमुख को हम क्या बोलेंगे, बख्शी बोलेंगे। ठीक है, बख्शी, बख्शी को सेनापति बोला गया था, अभी हमने बताया उसको। ठीक है, तो बख्शी जो सैनिक अधिकारी के अधीन होगा उसके प्रमुख को बख्शी बोलेंगे, और इसको सिकदार के नाम से जाना जाएगा ये वाला।
चंदों के समय कुछ परगना भी थे, परगनाएं, परगने, ठीक है, चंदों के समय। तराई भाबर के परगने अलग हैं और चंदों के समय के कुछ अलग परगने हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परगने जिनको हम जानेंगे, जैसे कि काली कुमाऊं, सौर सिरा फालदा कोट, काली कुमाऊं, सौर सिरा फालदा कोट, ठीक है, ये कुछ परगने हैं। इसके अलावा पाली पछाऊ, कोटली, पछाऊ, कोटली, पाली पछाऊ कोटली हो गया। इसके अलावा धनिया कोट, ध्यानीरो, कोटा भाबर, धनिया कोट, ध्यानीरो, कोटा भाबर, ये परगनाओं के नाम है। इसके अलावा दानपुर, दारमा जोहार, कतियूर, ठीक है, दानपुर, दारमा जोहार, दारमा जोहार, पिथौरागढ़, जोहार और कत्यूरी, ठीक है, क्या है ये, कत्यूरी, कत्यूर, कत्यूर, ठीक है, कत्यूर परगना। तो ये कुछ परगना थे प्रमुख परगने जो चंदों के समय थे, ठीक है। लेकिन अगर तराई भाबर के परगने पूछेंगे तराई के, तो तराई भाबर के परगने जो हैं वो अलग होंगे। इनमें से तराई क्षेत्र के अंतर्गत 6 प्रमुख परगने थे, जैसे कि बक्सी, छिनकी, बक्सी, छिनकी, ये माल परगना, 84 माल परगना जिसको हम बोलते हैं, बुक्साड, किलपुरी, मुंडिया, मुंडिया बाजपुर का नाम भी है, मुंडिया, बाजपुर को वर्तमान में क्या बोलते हैं, मुंडिया बोलते हैं। तो ये 6 परगने यहाँ पे प्रमुख थे, ठीक है, परगने। परगनों के नीचे गरखे होते थे, गरखे, ठीक है, परगनों के नीचे क्या हो जाएगा, गरखे हो जाएगा। परगनों यानी कि परगने जो थे वो गरखों में विभाजित थे और गरखों का प्रशासन नेगी करते थे, नेगी। कौन देखेगा गरखों का प्रशासन, नेगी देखेंगे, नेगी, इसका प्रशासन नेगी के द्वारा किया जाता है। और गरखे जो है वो गांव में विभाजित है। अब लास्ट छोटी, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, गांव हो जाएगी। अब गांव से संबंधित फैक्ट्स यहाँ पे बताएंगे। अब गरखों के नीचे क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। और गांव का जो प्रशासन देखता है वो कौन देखेगा, हाँ, बूढ़ा सयाना है, वो तो पंचायतों में, वो पंचायत बताऊंगा अभी। हाँ, तो बूढ़ा या सयाना, ठीक है, ये 2 पद गांव के प्रमुखों के लिए होंगे। गांव का मुखिया को सयाना या बूढ़ा या सयाना कहते हैं। अब कहाँ कहाँ बूढ़ा और कहाँ कहाँ सयाना कहा जाता था, इसको जानेंगे। दारमा जोहार में ग्राम के मुखिया को बूढ़ा कहते थे, तो जो बूढ़ा है वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, दारमा जोहार में हो जाएगा, ठीक है, दारमा जोहार वाले को बूढ़ा बोलेंगे। लेकिन पाली परगने व सल्ट क्षेत्र में गांव के मुखिया को सयाना कहते थे, ठीक है। तो ये सयाना कहाँ है, पाली परगना और सल्ट का क्षेत्र, ठीक है। इन दोनों क्षेत्र में क्या कहा जाएगा, इसके मुखिया को, गांव के मुखिया को सयाना कहा जाता था, ओके। अब जानते हैं चंदों के समय प्रशासनिक व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो जाति पर आधारित थी, ठीक है। हो गया यहां तक सभी का। अंकुश भाई आपने लिखा है, लास्ट वाला लिखो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। चंदों के समय पे क्या हुआ, हाँ वो मैं अभी करवा रहा हूँ, यहाँ तक हो गया ना, हाँ बस ठीक है। हाँ, बक्सी, छिनकी, माल, बुक्साड, ये बक्सी है, बक्सी पद भी है और बक्सी एक परगना भी है, दोनों एक ही है, हाँ, अलग अलग है मतलब बक्सी, हाँ ठीक है।
ठीक है, प्रशासन जाना आपने एक बार देख लीजिएगा। प्रशासन में मंडल होंगे, देश होंगे, परगने होंगे, गरखे होंगे और गरखों के नीचे गाँव होंगे। ठीक है, हाँ, और सबके लगभग 2-2 पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जानते हैं इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जो पंचायती व्यवस्था इसको बोलेंगे। चंदों के समय प्रशासनिक व्यवस्था जाति पर आधारित है। ठीक है, तो प्रशासनिक व्यवस्था किस पे आधारित है? जाति पर आधारित है, आधारित। प्रशासनिक व्यवस्था हमें जाति पर आधारित मिलेगी। कैसे करके? यहाँ पे कुछ पद होंगे, जैसे कि पट्टी प्रशासन, जाति पर आधारित पट्टी प्रशासन व्यवस्था है, पट्टी प्रशासन। व्यवस्था है, इसमें सबसे पहले आएंगे 4 बूढ़ा। ठीक है, 4 बूढ़ा को हम देखेंगे कि 4 बूढ़ा के अंतर्गत कौन कौन सी जातियां आती हैं। 4 बूढ़ा, तो आपने सोमचंद में देखा होगा, सोमचंद कैरेक्टर जहां पे 4 आल कहा जाता था, 4 लोग थे ना अलग अलग जाति के, तो वही इस 4 बूढ़ा में आएंगे। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ठीक है, तो ये 4 बूढ़ा कहलाते थे। ये प्रशासन का काम देखेंगे। इसके नीचे 4 चौथानी होती थी, 4 बूढ़ा के नीचे 4 चौथानी। हाँ, प्रशासन में ये भी 4 चौथानी है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 लोग होंगे अलग अलग जाति के। ठीक है, इनमें देवरिया, सिमल्टी, पांडे और तिवारी होते थे। देवरिया, सिमल्टी, पांडे और तिवारी। तिवारी, ये 4 जाति के लोग होंगे इसमें, 4 चौथानी में। इसके नीचे 5 थोक होंगे, थोक मतलब थोकदार। ठीक है, 5 थोक जो प्रशासन को देखते थे, थोकदार। अब 5 थोकों के अंतर्गत 5 अलग अलग जाति के आएंगे, जैसे कि मेहरा फड़तियाल हो गया, मेहरा फड़तियाल, देव, और तड़ागी। ठीक है, तो ये 5 लोग इसमें होंगे, 5 थोक में। इसके नीचे 6 धरिया होंगे, धरिया। इसके अंतर्गत पंत आएंगे और जोशी, पाठक होगा, ओझा और तिवारी। ठीक है, तो ये दोनों में शामिल होते हैं। अगर जो 2 में है, इसका मतलब ये हो गया कि वो 2 प्रशासन के दोनों क्षेत्रों में शामिल होंगे। ठीक है, चौथानी में भी आएगा, उसमें भी आएगा। हो गया, तो ये प्रशासन की व्यवस्था थी। 4 बूढ़ा, 4 चौथानी, 5 थोक। ठीक, ठीक क्या है, क्या लिखा रखा है? मैंने काट दिया था, ठीक है, देव हो सकता है वो, ठीक नहीं। कौन से वाले में था वो? 5 थोक में। देवरिया, सिमल्टी, पांडे, तिवारी। नहीं, इसको तिवारी कर दो अगर ऐसा। हाँ, तिवारी, ठीक है। ठीक है, अब इसके नीचे कौन सी व्यवस्था बताएंगे? ये तो प्रशासनिक होगी जो जाति पर आधारित है। जाति पर आधारित पट्टी प्रशासन व्यवस्था है, और पट्टियों में आपने देखा बूढ़ा, चौथानी, थोक और धरिया, ये इनके पद थे। ठीक है, जहाँ अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि 4 बूढ़ा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो एक को हटा दिया जाएगा और 3 पूछे जाएंगे। ऐसी 4 चौथानी वाला हो गया, इनके आने के चांसेस कम है। ये 2 पूछे जा चुके हैं, बूढ़ा वाला पहले भी आ चुका है। ठीक है, आइए सर। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या हम जानेंगे गुप्तचर, इनकी गुप्तचर प्रणाली को। तो चंदों ने गुप्तचर प्रणाली को भी अपनाया है, यानी कि गुप्तचर प्रणाली इनकी थी पहले से। जगत चंद के ब्रह्म ताम्रपत्र से पता चलता है, जगत चंद के ब्रह्म
ताम्रपत्र, पिथौरागढ़ में है ये। इससे पता चला कि जो ज्ञानचंद के लिए जो वैद है वो क्या करता है, जासूसी का काम करता है। ठीक है, इस वैद से कि बदाणगढ़ के आक्रमण के समय वीरेश्वर जोशी वैदकंडी ने जासूसी का काम किया था। तो वीरेश्वर जोशी है, वैदकंडी ने जासूसी का काम किया, जासूसी का कार्य किया। कौन से युद्ध में? बदाणगढ़ के युद्ध में। किसके लिए? ज्ञानचंद के लिए। ठीक है, ज्ञानचंद द्वितीय के लिए। और साथ ही साथ अब युद्ध के किसके विरुद्ध किया? तो फतेह शाह के लिए, फतेह शाह। अब इस प्रकार से इस युद्ध में किसको हारना पड़ा? फतेह शाह को हारना पड़ा। ठीक है, जब जासूसी हो गई है तो फिर हार गई। गुप्तचरी का काम वैश्याय जी तो करते थे। हाँ, अभी बताऊंगा आगे। अब देखिए, ये तो गुप्तचर राजवैद राजवैद ने किया। जो राजवैद है वो गुप्तचर करेंगे ना, राजवैद का काम। जो राजवैद का किस काम को कर रहे हैं? गुप्तचर का। इसके अलावा वैश्याय, जो वैश्याय हैं वो भी गुप्तचर का काम करेंगे। और जो परिचारक है, परिचारक नहीं, जो संदेशवाहक होते हैं, इनके द्वारा भी क्या किया जाएगा? गुप्तचर का काम किया जाएगा। ये गुप्तचर होते थे, जासूसी करते थे ये। ठीक है, तीन लोग। हाँ, संदेशवाहक जो होता है इनके द्वारा। तो ये चंदों में होता था। जबकि अगर गढ़वाल को यहाँ पे देखें, पवारों में, गढ़वाल में, तो गढ़वाल में गुप्तचर का काम कौन करेंगे? हाँ, भिखारी करेंगे, भिखारी। और दूसरा करेंगे फेरी वाले, फेरी वाले। ठीक है, ये दो लोग यहाँ पे गुप्तचर गढ़वाल में काम करते थे और चंदों में ये तीन लोग करते थे। बस यहीं से क्वेश्चन और बन सकता है कि चंदों के समय निम्न में से कौन सा जो है वो गुप्तचर का नहीं है। तो तीन आप देख लीजिएगा, एक कोई एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से ये मिल गया जो फेरी वाले हैं। या कौन करता है? तो राजवैद प्रमुख है इनमें से, इसी को भेजा जाता है। इस ताम्रपत्र से मिलेंगे, जो ज्ञानचंद का ब्रह्म ताम्रपत्र है, यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, अब जानते हैं हम चंदों के कर नीति को। ये तो हो गया प्रशासन। अब कर नीति के बारे में जानेंगे। है जी, रुक जाओ। और क्या इनके पास कर होंगे, कैसे उसको लेंगे? तो चंदों की कर व्यवस्था, प्रशासन तो हो गया। अब चंदों का कर व्यवस्था। करों का उल्लेख हमें कहां से मिला? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौटिल्य ने दिए थे सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, लास्ट पेपर में मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन दिया था आपको कि निम्न में से सप्तांग कौन सा है या कौन सा नहीं है, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था ना। तो उसमें क्या आंसर था? धम्म था। धम्म किसका है? बौद्ध का है। तो फिर वो साफ पता लग रहा था, इजी क्वेश्चन था वो ना। हाँ, थोड़ा टफ बनाना था मुझे वो। सप्तांग सिद्धांत। तो इस सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा के पास एक सिद्धांत इसका है कोष। ठीक है, कि राजा के पास क्या होना चाहिए? कोष होना चाहिए। बिना कोष के राजा राजा नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर राजा के पास पैसे नहीं है तो वो गरीब की मदद कैसे करेगा? किसी की मदद। और कोष बढ़ाने के लिए राजा क्या करेगा? टैक्स लगाएगा। जैसे हम पे लग रखे हैं आजकल कर हर चीज पे। तो जीएसटी हो रहा है ना, जीएसटी लग गई, जीएसटी लग गई, पनीर पे भी लग गई, दूध पे भी लग गई, सब पे लगा दी गई। तो जीएसटी ज्यादा होगी तो फिर आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी हो रही है और हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे ही आगे धीरे धीरे हम किस नंबर पे आएंगे? चौथे पे आएंगे, तीसरे पे आएंगे। ठीक है, चौथे पे आए हैं, 5वीं पे आए हैं। हाँ, तो 5वीं पे आए हैं। ठीक है, तो कौटिल्य ने जिन सप्तांग सिद्धांतों के अंतर्गत कोष का उल्लेख किया था, ये सप्तांग सिद्धांत दिए थे, उसमें एक कोष भी था। और कोष का आने का रीजन ये है कि वो क्या करेगा कि राजा के कर व्यवस्था को सुधार करेगा। ये कर व्यवस्था में, राजा के व्यवस्था में कर लगाने का काम करेगा। ठीक है, चंदों के समय अब कोष जो आय का साधन है वो क्या है? भू राजस्व। यानी कि किस पे टैक्स लगेगा?
वो भू राजस्व पे लगे, या कर कौन सा होगा, भू राजस्व होगा। और भूमि के हिसाब से, जो भूमि है ना, भूमि का मालिक कौन होगा, राजा होगा। राजा 3 प्रकार से भूमि देता है, ये आपने जाना पहले भी, गोट, संकल्प और किसके रूप में, किसके रूप में दियो भाई, रौत। हाँ, गोट हो गया, संकल्प हो गया, रौत के रूप में। अब जिसको भूमि देगा उसको ये क्या बोलेगा, थातवान बोलेगा। हाँ, जिसको भूमि दी जाती है वो क्या कहलाता है। जैसे राजा कोई है और राजा के बाद आपको, दीपक भाई को मिल गई भूमि, तो फिर क्या हो जाएगा, वो थातवान हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, वापस ले लिए, तो आप थातवान कहलाए। और आपने क्या किया कि वहां किसी अन्य को बसा दिया, तो वो थातवान के खायकर कहलाएंगे। ठीक है? खायकर ने क्या किया, वहां पे 2-3 लोग, कुछ अपने काम करने वालों को बसा दिया, किसी परिवार को बसा दिया, तो वो कैनी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कैनी। तो कैनी क्या होते हैं, ये होते हैं भूदास। कैनी क्या होंगे, भूदास होंगे। पहले, अब थातवान तो समझे ना, थातवान किसको बोलेंगे, जो जिसको किसी भी प्रकार से जमीन मिलेगी, गोट मिलेगी, संकल्प मिलेगा, रौत मिलेगा, तो ये कहलाएगा कौन, थातवान कहलाएगा। उसे थातवान कहते थे। और जो खायकर है वो इसके अधीन काम कर रहे हैं, तो खायकर है ना, वो एक कर भी है, खायकर। अब खायकर किस प्रकार का कर है, अनाज या नकदी के रूप में दिया जाता था ये कर, अनाज और नकदी के रूप में, अनाज में दो या नगद रूप में दो, नगद के रूप में दिया जाने वाला कर, दिया जाने वाला कर। ठीक है? और खायकर के नीचे कैनी है, तो कैनी कौन होते हैं, कैनी होते हैं भूदास, जो कृषक वर्ग के होंगे। और मुख्य तो कैनी जो है वो खस जाति के होते थे, खस। ठीक है? खस आपने पहले भी जाना, जब हम पूरा प्रजातियां पढ़ा रहे थे, वहां भी खसों को हमने देखा है। हाँ, तो निम्न जाति थे, ये खस थे। कैनी खेत में काम करने वाले गुलाम होते थे, तो ये गुलाम भी होंगे। ठीक है? और कैनी की भांति छोड़ा होते थे। हाँ, जो घरेलू दास थे, छोड़ा को क्या बोलेंगे, घरेलू दास। अगर ये महिला है तो इसको छोड़ी बोला जाएगा, छोड़ी। यानी कि छोड़ा और छोड़ी क्या कहलाएंगे, घरेलू दास कहलाते हैं। ये घर राजकाज में काम कर, राजा के दरबार में काम करते थे। तो जैसे आपने बताया दास होते थे, तो उन्हें वेतन नहीं मिलता था। वेतन इनको मिलेगा, रहने के लिए रौत वगैरह मिलेगी इनको, रहने का, हाँ, सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है? तो छोड़ा और छोड़ी 2 प्रकार के होंगे। अस्कोट के रजवाड़ छोड़ाओं को कुछ अन्य नाम से, जो छोड़ा और छोड़ी है ना, तो अस्कोट के लोगों ने इनको क्या बोला, सेवक बोला, सेवक। ठीक है? और सेवक को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता था, इनको विश्वा कहा जाता था, विश्वा। छोड़ा छोड़ी को अस्कोट के रजवाड़ों ने, अस्कोट के रजवाड़ सेवक बोल कहलाएंगे, या फिर विश्वा इनको बोल लेंगे, किसको, छोड़ा और छोड़ी को। ठीक है? 2 नाम इसके लिए देंगे। अभी एक खिदमतगार भी होता है, जब आप ब्रिटिश प्रशासन पढ़ते हैं ना, तो वहां खिदमतगार आता है। रैमजे के समय पे क्या होता है कि वो खिदमतगारों को नियुक्त कर देता है, कहाँ पे, बंगलों पे। डाक बंगले जब बनते हैं, या लुसिंगटन के टाइम पे होता है, बैटन के टाइम पे आपने देखा, तो डाक बंगले बनते हैं और वहां खिदमतगार रखे जाते हैं। खिदमतगार का क्या मतलब है, जो खुदा के बंदे हैं, खुदा ने उनको भेजा है और वो फ्री में सबके लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो ऐसी एक संस्था बनी फिर खुदाई खिदमतगार। ये किसने बनाई, भारत में, किसने, गफ्फार खान ने बनाई। किसने बनाई, हाँ, खुदाई खिदमतगार किसकी संस्था है, या किसने इसको चलाया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया इसको। ठीक है? चोड़ा, हाँ, रेड शर्ट भी था इनका। अब जानते हैं रौत के रूप में। रौत एक पुरस्कार है, पुरस्कार। तो रौत किसको मिलेगा, बहादुरी के लिए मिलेगा, बहादुरी। तो जो सेना में बहादुरी दिखाता है उसको रौत के रूप में क्या मिलती है, भूमि मिलती है। और जो भूमि है उस पे उपज कितना टैक्स लेना पड़ता है, देना पड़ता है, तो 1/6 भाग देना पड़ता है। ठीक है? 1/6 भाग भू राजस्व का देना पड़ेगा। इसी को गल्ला भी कहा जाता था। जो ये कर देंगे ना 1/6 भाग, तो गल्ला, ये छहाड़ा, छयाड़ा भी ये कहा जाता था, गल्ला या छयाड़ा इसको कहा जाता था। इस लाइन को दोबारा से सुनिए कि चंदों के समय भू राजस्व उपज का 1/6 भाग लिया जाता था।
जिसे गल्ला या छहाड़ा कहते थे। छहाड़ा, हाड़ा करो इसे, छहाड़ा, गल्ला या छहाड़ा इसको कहते थे। ठीक है, तो ये हो गया रौथ। अब जानते हैं हम इनके रकम वाले पोर्शन को देखते हैं। ठीक है, चंद राजाओं ने 36 किस्म के कर लगाए, 36 रकम और 32 कलम। ठीक है, इतने प्रकार के टोटल इसके अंतर्गत 68 कर आते थे। 68 कर कितने, 68, 36 और 32 68 होता है, तो 68 प्रकार के कर आएंगे। 36 रकम 32 कलम इसको बोलेंगे। अब वो एक कल्याण चंद का हमें एक ताम्रपत्र मिला, कल्याण चंद का ताम्रपत्र, नंबर E73। तो E73 नंबर का एक ताम्रपत्र कल्याण चंद का मिला, जो लखनऊ संग्रहालय में आज भी विद्यमान है। इस ताम्रपत्र से हमें सबसे पहले भूमि के मापन के लिए एक नाली शब्द का प्रयोग मिला, नाली। ठीक है, जिसमें यह बताया गया कि एक नाली बराबर 2 kg होता था। 2 kg, ध्यान रखिएगा, जबकि नाली बराबर वैसे तो 1 kg होता है। अभी अगर हम नाली को कैलकुलेट करेंगे तो 16 मुट्ठी का एक नाली होता है ना। हाँ, मुट्ठी बराबर 16 मुट्ठी का एक नाली होता है, और एक मुट्ठी में कितना ग्राम होता है, 62.5 GM ग्राम। ठीक है, इतना होता है, तो इसको लगभग 16 मुट्ठी का 1 kg होता है। लेकिन इनके पैमाने में, जब चंदों ने के पैमाने हमें पता लगे, तो वहां लिखा है कि एक नाली बराबर 2 kg था। कितना kg था, 2 kg, ऐसा बताया गया है। तो सर हम क्या मानेंगे सर? अब चंदों के टाइम पे पूछेंगे तो 2 kg का आएगा। ठीक है ना, हाँ, ऐसे करके इसको देख सकते हैं। 2 kg लिखा है, जिसका माप 2 kg के लगभग था, ऐसा बोला गया है। 2 किलो पूरा नहीं, 2 kg के लगभग था, ऐसा बोला गया है। चरणों के समय भूमि की माप नाली से होती थी। अब माप नाली, तो ये तो आपको पता ही है, नाली का प्रयोग करते थे भूमि की माप के लिए। नाली के अलावा कुछ अन्य चीजें भी थी जिससे माप होती थी, जैसे कि ज्योला था, बिस्सा था, ज्योला, बिस्सा, बिस्वा भी इसको बोल सकते हैं, तो बिस्सा। इसके अलावा अदाली, ठीक है, ये भूमि मापन की इकाइयां थी। अदाली के अलावा मस्सा, ठीक है, मसा, तो मसा ये शब्द भी मापने के लिए यूज किया जाता है। नाली, ज्यूला, बिस्सा, अदाली और मसा। ठीक है, अदाली, सर बिस्सा 20 होगा। हाँ, बिस्सा। वैसे तो 1 BC बराबर 1 जूला होता है। ठीक है, पर यहाँ पे ये वाले पैमाने मिलते हैं इनके, जब हम इसको देखते हैं भू राजस्व वाले पार्ट्स को, तो वहां या कर व्यवस्था को देखते हैं, तो इससे भूमि का मापन होता है। ठीक है, अब क्या इनका पैमाना इन्होंने बताया है। नाली के लिए बोला गया कि 20 नाली बराबर 1 एकड़ होता था। 20 नाली बराबर कितना एकड़, हाँ, तो 20 नाली इक्वल टू 1 एकड़ था, होता था, ध्यान रखिएगा, है नहीं। ठीक है ना, 20 नाली बराबर 1 एकड़। एक मस्सा बराबर 2 kg, मस्सा भी यहाँ पे है ही, तो एक जो मस्सा था, मसा, उसका 2 kg होता था बराबर। ठीक है, मसा। इसके अलावा एक अदाली का 15 kg होगा, एक अदाली का 15 kg था। और अंत में अगला था ज्योला, एक ज्योला बराबर 10 कुंटल। ठीक है, कुंटल। ये पैमाने चंदों के टाइम के थे, था, ध्यान रखिएगा, था बोला गया है। ओके, अब हमारे वाले जो पैमाने हैं, जो नए हैं, वो थोड़ा सा इनमें चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम क्या बोलेंगे कि एक नाली में 20 नाली का कितना बोलेंगे, एक नाली में कितना जूला होगा, या 20 नाली का होता है 1 जूला, 20 नाली का कितना जूला होगा, 1 जूला होगा। और या फिर एक पाथा का 2 kg हो जाएगा, ऐसे ही हमारे उसमें चेंज हो जाता है। या दोड़ का पैमाना आता है, ये वेट बढ़ा रहे ना, तो उसको फेंक के बांटते हैं। धरती में जब बीज को बो के उस क्षेत्र का माप किया जाता है, जहां तक वो बीज जाएगा वहां तक उसका माप होगा। ठीक है, ऐसे करके।
अब हम जानते हैं इनके 36 रकम और 32 कलम के बारे में, जो इनके 68 प्रकार के कर थे। ये आय का साधन था, इसलिए इन्होंने इन करों को लगाया। और इनमें जो प्रमुख कर थे उसमें सबसे पहले जूलिया नामक कर है, ज्यूला जिसे बोलेंगे, जूलिया। कर कौन सा होगा? जूलिया का। जूलिया नंबर 1 कर कौन सा है? जूलिया कर है। जूलिया कर यह नदियों के पुलों पर लगता था। जैसे नदी पे पुल बनेंगे ना, तो उन पे फिर आवागमन होगा, तो जो आवागमन करेगा उस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, तो उस कर को जूलिया कर बोला गया है। यहाँ पे इसको एक इसका दूसरा नाम भी है, इसको सांगा भी बोला जाता है, सांगा। तो पुलों को सांगा भी बोला जाता है। लाल सांगा तो आपने जाना ही है, वो कहाँ का है? चमोली का है, ठीक है। इसे सांगा भी कहा जाता था। इसके अलावा सिरती कर, दूसरा कर कौन सा होगा? सिरती कर है, सिरती कर। सिरती कर को सिरतान भी बोला जाता है। जो सिरतान है ना, उसी का अब जो अगला रूप है, यानी कि दूसरा रूप जो है वो सिरती कर के नाम से जाना जाएगा। और सिरती कर हमेशा नगद करता है। ये कैसा करता? नगद कर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले ही, पीसीएस ने पूछा है इसको कि सिरती कर किस प्रकार का करता, तो आंसर क्या है अंकुश भाई? नगद करता। किसने लगाया था? चंदों पे लगा था, लेकिन बाज बहादुर चंद के टाइम पे लगा था। किस पे? भोटिया व्यापारियों पे लगा था। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं कि भोटिया व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था ये इसमें लिखा है, यह नगद कर है, भोटिया व्यापारियों और माल भाबर से वसूला जाता था। ठीक है, तराई भाबर वाला क्षेत्र। इसके अलावा बैकर था, अगला कर बैकर, बेकर। ठीक है, बैकर कौन सा कर होगा? अनाज के रूप में दिया जाता था। इस कर को कैसे देंगे? अनाज के रूप में। ठीक है, में मिलेगा ये। बैकर के बाद अगला रखिया कर होगा, रखिया। कर का नाम क्या है? रखिया कर है। इसे रछिया भी बोला गया है, रछिया, यानी कि इस कर का दूसरा नाम क्या है? रछिया, रछोया, रछिया भी बोला जाता है। यह सावन के महीने रक्षाबंधन कब लगेगा? रक्षाबंधन पे लगेगा। और जनेऊ संस्कार, जनेऊ संस्कार होता है जब बच्चे का संस्कार, तो उस समय लगेगा। जैसे अभी धामी जी ने भी अपने पुत्रों का एक संस्कार किया है, जनेऊ संस्कार। जनेऊ था वो संस्कार हरिद्वार में, वही हो तो किया था ना उन्होंने अभी हाल ही में हरिद्वार में, वो तो ठीक है। हाँ है जी, किसने कराया? किसने कराया? राजा ने। ऐसा जिक्र तो नहीं है मेरे पास इसका, बस चंदों ने इस कर को लगाया है। और ये कब लगेगा? क्या है इसका आंसर? बाज बहादुर है, हो सकता है अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता था, या रक्षाबंधन में जनेऊ संस्कार, दोनों टाइम। ठीक है, इस कर को लेंगे। इसके अलावा कूत कर है, कूत कर। पीसीएस ने अभी पिछले 2-3 पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि कूत कर निम्न में से, मतलब ये जो कर है वो निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो नगद के बदले दिया गया अनाज, ये है नगद के बदले दिया गया अनाज। तो आया था ना क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन था कि नगद के बदले दिया गया अनाज निम्न में से कौन सा कर है या किसको बोलते हैं? तो आंसर क्या था उसका? कूत कर था। ठीक है, यही से क्वेश्चन था वो। दीपक भाई था ना क्वेश्चन? आंसर तो इसका यही था ना? हाँ बस ठीक है, फर्स्ट पटवारी में आया था। ठीक है, अगला कर भेंट कर रहे हैं। तो भेंट तो आपको पता ही है कि अगर हम किसी से भेंट करने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं ना राहुल भाई, जाते हैं ना कहीं मिलने किसी को, अरे किसी ने बर्थडे पे बुला दिया या कहीं चले गए शादी पार्टी में, तो खाली तो नहीं जाएंगे, तो बस भेंट कर। तो ऐसे ही यहाँ पे राजकुमार वगैरह या राजा के द्वारा
राजा को मिलने जाना है तो राजा को भेंट के रूप में जाना पड़ेगा, ले जानी पड़ेगी। राजा व राजकुमार को दी जाने वाली भेंट को हम भेंट कर बोलेंगे, भेंट कर। इसके बाद एक नेक्स्ट कर होगा मांगा कर, मांगा, मांगा कर। इस कर को गोरखों ने भी लगा दिया था, हालांकि गोरखा इसके कर नहीं लगाते जा रहा, कुछ करों को वो बहाल कर देते हैं। तो मांगा कर कब लिया जाएगा? युद्ध के समय। जब युद्ध होगा तो नौजवानों से लिया जाने वाला कर है, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, वाला कर। अर्थात जब युद्ध चल रहा है तो हम घर में बैठे रहते हैं, तो उनके लिए हमें क्या देना है? कर देना है। तो वही कर यहाँ पे इन्होंने लगा दिया और उसको बोलेंगे मांगा कर। अगला जी, नौजवानों से लिया जाएगा। अगला कर है साहू कर, साहू, साहूकर, साहूकार तो अपने जो लेखा पढ़ी का काम करते हैं, तो लेखकों को दिया जाने वाला कर है, लेखकों को दिया जाने वाला कर। ये जनता देगी। जैसे राजा के दरबार में लेखक वाले भी है ना, कर्मचारी, तो उनकी आय कहां से आएगी? उनको कहां से पैसा मिलेगा? तो वो लिखने का काम करे, तो हम कर देंगे जब राजा को, तो वो कर साहू के नाम से होगा और वो फिर उसकी पेमेंट जाएगी, यानी कि इसको पेमेंट मिलेगी, साहूकर। एक रतगली कर है यहाँ पे, रतगली, रतगली कर। यह भी लेखक को, ये भी लेखकों के लिए है। हाँ, लेखकों को दिया जाने वाला कर ये भी है, ठीक है। अंकुश भाई ये बताओ कि ये चिन्ह जो मैंने लगाए, इन चिन्हों को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बताओ। ऐसा होता है ना कि हमने लगा दिए, मैथ्स में आपने देखा तो ऐसे लगा देते हैं, इनको बार बार लगा देते हैं, 2-3 बार और लिख दिया, लो लगा दिया। इस चिन्हों के नाम क्या है आपको पता? नहीं है? अच्छा है, तो बताओ ना फिर क्या होगा इसका आंसर, क्या बोलेंगे इसको? आप बताओ भैया, दीपक भाई। इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाएंगे? यही चीजें हमने यहाँ उतारे तो इन्वर्टेड कॉमा कहाँ से हो गई? आप बताओ राहुल भाई। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा और उद्धरण एक ही होता है। आपने हिंदी में बोला, आपने इंग्लिश में बोला। ये लगा दिया ना, लेखकों को दिया जाने वाला कर, लेखकों को दिया जाने वाला कर, ये पुनरुक्ति चिन्ह होता है ये। आप बताओ, आप बताओ मैम। अवतरण, आप बोलो। नीतीश भाई क्या बोला आपने? ठीक है, दोनों का सही है। इसको बोलते हैं अवतरण। कौन से चिन्ह है? हाँ, तो इन्वर्टेड कॉमा तो ये है, ऊपर लगेंगे ना ये किसी वाक्य को लिखते हुए, तो यही इन्वर्टेड कॉमा और यही उद्धरण चिन्ह है दीपक भाई, ठीक है। दोनों का एक ही आंसर है। तो इनको क्या बोलेंगे? अवतरण चिन्ह बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रंगदाली जो रतगली कर है, रतगली कर, ये लेखकों को दिया जाने वाला कर भी था, इसको एक ही नाम दिया गया है। तो दोनों कर एक ही के हैं, इसी राजा के होंगे। कुछ और पूछ रहे हैं? ठीक, कराए थे, ठीक है। अगला है, अब इस कर का उल्लेख कहाँ हुआ है? ये जो दोनों कर हैं, मूनाकोट के ताम्रपत्र में, ध्यान रखिएगा, इसको लिख लेना कि ये इस कर का उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है, में हुआ। ठीक है, इसका हाँ, मूनाकोट के ताम्रपत्र जो मिले वहां पे इस कर का उल्लेख हमें मिलता है। अगला कर कटक कर है। कटक तो आपको पता ही है, कटक सेना। हाँ, तो कटक सेना किसने बनाई थी? अंकुश भाई आप बताओ। भारती चंद ने बनाई थी, पक्का? ठीक है फिर। तो कटक कर किससे लिया जाएगा, किसको देना होगा? हाँ, तो सेना के लिए लिया जाने वाला कर है कटक कर, सेना के लिए लिया जाने वाला कर कटक कर है। स्यूक, अगला कर होगा स्यूक कर। करों से क्वेश्चन बन रहे हैं लगातार, आगे भी बनेंगे। स्यूक कर राजा के सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर होगा स्यूक, ठीक है। जो राजा के सेवक होंगे
से लिया जाने वाला कर, ठीक है, कर हो गया, शुभ कर। एक और लिख लो, कमीन चारी कर। कमीन चारी, कमीना और सयाना तो आपको पता ही है, तो कमीन से ही पता चल जाएगा। कमीन चारी ऑब्लिक किसको सयान चारी करेंगे, सयान चारी। किसानों से लगान वसूल करने वालों व सयानों को देना होता है। किसानों से लगूल जो लगान है ना उसको वसूल करेंगे ये सयाना और कमीण, कमीण इसको बोलेंगे। तो इनको हमने इनको राजा वेतन देगा कुछ, तो वो ही कर जनता पे लगेगा, तो इसी का नाम क्या है, कमीणचारी या सयानचारी है। कैसे इसको लिखेंगे, दोबारा से सुन लीजिएगा। किसानों से लगान वसूल करने वालों वो सयानों को देय कर, हाँ सयानों, जो सयाना होंगे उनको देना होता है। किसानों से लगान वसूलने को, हाँ वसूल करने, जो वसूल करेगा ना उनको देना होता है या सयानों को देना होता है इसको। अगला है सिख। कर देगा कौन? हम देंगे, सारे कर हम देंगे और अलग अलग लोगों को देंगे। उनकी आय कैसे बढ़ेगी तो नीचे करो। किस पे टकरा रहे हैं? अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ किसको, जो किसानों से लगान वसूलने वाले होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, ये अब ये दोनों है ना, ये किसानों से लगान वसूल रहे हैं और ये किसानों से कर भी लेंगे, कर जाएगा राजा के पास और उस कर से इनकी आय आएगी जिसको कमीणचारी सयानचारी बोलते हैं। जो लगान वसूल रहे हैं उनको कमीण और सयाना ही बोल रहे हैं, दो नाम इन्हीं के हैं, इन्हीं के नाम पे का कर रहे हैं। अगला कर कौन सा है, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी, अच्छा हो गया। एक अगला है सिकदार कर, सिकदार कर, इसको नेगी, नेगी भी बोलते हैं, नेगी, ठीक है जी, नेगी जी, ये आपके मतलब का कर है। सिकदार या नेगी कर परगना अधिकारी को देय कर रहे हैं। परगना अधिकारी, तो परगना अधिकारी नेगी था, हाँ, परगना अधिकारी को देय कर होता था। अब देखो एक लक्ष्मण के जो लक्ष्मी चंद है उसका मोनाकोट ताम्रपत्र आया और उसमें इसके लिए 2 रुपए कर निश्चित कर दिया गया था कि हम नेगी जी को कितने रुपए देंगे, 2 रुपए देंगे। यहां से पता चला मोनाकोट ताम्रपत्र है ना दी हो गई लक्ष्मी चंद के मोनाकोट ताम्रपत्र से इसमें जो आई थी वो 2 रुपए बताई गई थी। है 2 रुपए बहुत थे। लक्ष्मी अभी 2 रुपए पूरा पैसा दे देगा आदमी। ठीक है, यहीं पे एक गरखों नेकी कराया, ये सब सिकदार नेकी कर था जो परगना अधिकारी के लिए होगा, और एक गरखों नेकी करता, गरखों, तो गरखों का जो अधिकारी होगा उसको मिलेगा। ठीक है, ये अभी बताया है पहले भी। हाँ गरखों नेकी कर, गरखों अधिकारी को दिया जाने वाला कर है, इसका उल्लेख भी मोनाकोट ताम्रपत्र से मिला है। गरखों नेकी कर, कर का नाम है गरखों नेकी कर, और गरखों के जो अधिकारी होंगे उनको दिया जाएगा। उल्लेख कहां से मिलेगा, तो मोनाकोट ताम्रपत्र से इसका उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, एक और कर लीजिए फिर इसको क्लोज करते हैं, बाकी कल देखते हैं। कनक कर, कनक क्या होता है, कनक मीन्स सोना होता है। ठीक है, तो ये कर सोने के व्यापारियों से लिया जाएगा। ठीक है, स्वर्ण धूल के रूप में वो सोने का व्यापार करेंगे, सोने के व्यापारियों से लिया जाने वाला, ठीक है, कर था ये।
और स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता है, सोने की धूल जिसे बोलेंगे उसके रूप में कनक कर। किस राजा ने ये बोला था कि अपने आत्मकथा में कि इसके पास सोने की खाने हैं? जहांगीर ने बोला था। किसके लिए बोला था? लक्ष्मी चंद के लिए। लक्ष्मीचंद के लिए बोला था अपनी आत्मकथा में कि इसके क्षेत्र में क्या है? सोने की खाने हैं। तो यहाँ से इसका मतलब सोना का व्यापार भी हो रहा था, और फिर वो एक कर भी लगा दिया गया उस पर, कनक कर। ठीक है, बस ये आज के लिए है, बाकी इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके सर आपने एक तो बताया ठेकेदार और नेगीकर, हाँ और दूसरा बताया वो नेगीकर। बिल्कुल, एक परगने अधिकारी को मिलेगा, एक करके के अधिकारी को मिलेगा, दो अलग अलग। नेगी होते थे। हाँ, नेगी बोलेंगे ना, प्रशासक नेगी होगा, गर्कों का प्रमुख नेगी है, और सिकदार को भी हमने नेगी बोला है, जो सिकदार है। परगना अधिकारी अभी लिखा आपने उसमें, जब मैं प्रशासन पढ़ा रहा था उसमें देखा आपने उसको। गर्भों के अधिकारी को नेगी करते। हाँ, नेगी बोलेंगे। और हाँ, गर्भ को नेगी करना है। इसमें जो गर्कों का अधिकारी होगा उसको ये कर देय होगा, गर्के का अधिकारी, प्रमुख अधिकारी, उसको इस कर को देंगे। ठीक है, ओके सर, बस आज के लिए इतना बहुत है, बाकी इसको कल देखते हैं।